हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्नर फन पर। एंड आज का जो हमारा लेक्चर है एवोल्यूशन का, इसके अंदर हम लोग कुछ वही एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के बारे में बात करा था, यानी कि फॉसिल्स वगैरह के बारे में बात करी थी। एंड इस लेक्चर के अंदर हम लोग उसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। फॉसिल्स के बारे में आपको मैंने ब्रीफ में कुछ बातें बताई थी कि यार देखो, अगर ऐसा है, अगर फॉसिल जो है लोअर लेयर में मिल रहा है तो फॉसिल पुराना होगा, अगर कोई फॉसिल अपर लेयर में मिल रहा है तो फॉसिल जो है थोड़ा नया होगा। ठीक है, सो वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। एंड उसके बाद हम लोगों को एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट देखना था, वो भी हम देखेंगे। फिर कुछ होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि सोच रहे हो कि भैया आपने वो नहीं दिखाया अभी तक टेबल जिसमें एरास लिखे होते हैं, एपॉक्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो वो सारी टेबल मैं आपको दिखा दूंगा, क्या होता है एरा, क्या होता है एपॉक्स, क्या होता है पीरियड, वो सारी बातें भी मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें एक कंबाइन आपको वो दिखेगा कि कौन सी फॉर्म किस तरफ आई थी या कब आई थी, कौन से एरा में आई थी, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसमें कोई टेंशन मत लेना, परेशान मत होना। ओके, चलिए। सो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के बारे में बात कर लिया था, फॉसिल्स वगैरह के बारे में बात कर ली थी हम लोगों ने। नाउ इट इज टाइम फॉर एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट। अब इसमें क्या बोला गया है, ये देखिए, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, हालांकि इस वाले कह सकते हैं मुद्दे को हमारे साइंटिस्ट थे कोई, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, बट इसको एक बार जरा स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट, यहाँ पे दे रखा है हैकेल। ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल ने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एविडेंस जो थी ये थ्योरी टाइप की दी थी। एक बात याद रखना है, कभी कभी हम लोगों से पूछ लेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बिग बैंग जो प्रपोजिशन था या थ्योरी जो थी वो किसने दी थी, तो मैंने बताया था एबेल एमेटायर ने दी थी। ठीक है, एंड लुईस पर्शर ने बायोजेनेसिस दिया था, ए बायोजेनेसिस। ये साइंटिस्टों के नाम जो है याद रखना। बायोजेनेसिस में क्या था, ए बायोजेनेसिस में क्या था, क्या नहीं था, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो थी उसमें क्या बोला गया था। क्वेश्चन वहीं से आएंगे, आपके पहले क्वेश्चन बनेंगे थ्योरी वाले पार्ट से। ये जो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें थोड़ी कम आती हैं। एक तो थ्योरी वाला पोर्शन आता है, उसके बाद होमोलोगस एनालॉगस वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा आता है। फिर उसके बाद और भी एग्जांपल्स हैं ऑफ एवोल्यूशन, जैसे इंडस्ट्रियल मैनुअलिज्म हो गया, वो सब हम अभी कंटिन्यू करेंगे। वो सारी चीज़ें आती हैं, ये बीच वाला पोर्शन थोड़ा सा नहीं आता है इतना। ओके, सो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज जो थी, ठीक है, उसके बेसिस पे इन्होंने एक ये प्रपोजन ऐसा कह सकते हैं, ये थ्योरी प्रपोज करी थी। इन्होंने क्या बोला कि एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है इट इज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट्स। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है इट इज कॉमन, उसके जो फीचर्स वगैरह होते हैं इट इज कॉमन टू ऑल दी वर्टिब्रेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, देखिए, द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप करता है अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स बिहाइंड द हेड, बट इट इज फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर अडल्ट वर्टिब्रेट्स। सो बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि एम्ब्रियोलॉजिकल कह सकते हैं, कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो है वो भी एवोल्यूशन को बताती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि हमारे जो एम्ब्रियोज होते हैं, ह्यूमन एम्ब्रियो हो गया, कोई भी हो गया, अभी भी आज भी ह्यूमन एम्ब्रियोज के अंदर गिल स्लिट्स जो हैं हेड के पीछे बनते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, बट हाँ वो धीरे धीरे करके चेंज हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब वो गिल स्लिट्स जो बनते हैं बेसिकली वो हमारे फिश में फंक्शनल ऑर्गन होते हैं, फिर हमारी बॉडी के अंदर क्यों बन रहे हैं, ये इनका कहना था। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से एवोल्यूशन को रिलेट करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हम लोग इवॉल्व हुए हैं, या सबसे पहले फिश आई थी, जैसे हम लोग एनिमल किंगडम में देखते हैं फिश आए थे, रेप्टाइल्स आए थे, ठीक है, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, उसके बाद बर्ड्स एंड फिर उसके बाद मैमल्स। तो कहीं ना कहीं उसको ये रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, हाउएवर ये जो प्रपोजल था इट वाज डिसअप्रूव्ड ऑन केयरफुली स्टडी परफॉर्म्ड बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। देखो नाम थोड़ा सेम सेम है दोनों का, एक है अर्नेस्ट हैकेल और है अर्नस्ट वॉन बेयर। सो प्लीज याद रखना कि अर्नस्ट हैकेल ने क्या करा था, या इसको अर्नेस्ट भी बोलते हैं, अर्नेस्ट वॉन बेयर भी कह सकते हो, अर्नस्ट वॉन बेयर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अर्नस्ट हैकेल या अर्नेस्ट हैकेल भी बोल सकते हो। बट प्लीज एक बात याद रखना कि अर्नेस्ट हैकेल ने इसको प्रपोज किया था एंड वॉन बेयर ने इसको रिजेक्ट किया था। इन्होंने नोट किया क्या, एम्ब्रियोज जो थे नेवर पास थ्रू देयर एडल्ट स्टेज ऑफ द अदर एनिमल, यानी कि एम्ब्रियोज जो होते हैं उनके कोई भी फीचर या कोई भी कैरेक्टर्स अदर अडल्ट स्टेज में जाते ही नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। हर किसी एम्ब्रियो का जरूरी नहीं है कि जो फीचर है वो अडल्ट स्टेज में जाए। ओके, फिश का जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एम्फीबियंस का हो सकता है ना जाए,
एंड रेप्टाइल्स का हो सकता है अनाज है। सो एम्ब्रियो स्टेज जो होती है उसको कलेक्टिवली एक अलग स्टेज मानी जाती है एंड उसके बाद अडल्ट स्टेज को एक कलेक्टिवली अलग स्टेज माना जाता है। सो उन्होंने केयरफुली स्टडी करा था, इन्होंने बोला था कि हर एक एम्ब्रियो में ऐसा नहीं हो रहा है, या इन्होंने बोला था कि एम्ब्रियोज के फीचर्स जो है जाते ही नहीं है। ठीक है, फिश के केस में जा रहे हैं क्योंकि फिश के केस में हो सकता है कि वो यूजफुल स्ट्रक्चर्स हो या फिश पानी में रहती है तो उसके लिए वो डेवलप कर जाते हैं, और लेकिन हमारी बॉडी के अंदर अगर वो बन रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो आगे अडल्ट स्टेज में जाएंगे ही जाएंगे। सो बेसिकली इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया एम्ब्रियो स्टेज को अलग और अडल्ट स्टेज को अलग। सो बहुत सारे केसेस में इन्होंने ये प्रूव किया था। कहने का मतलब सिंपल ये है कि हैकल का कहना यह था कि भैया देखो एम्ब्रियो के अंदर गिल्स बन रहे हैं, ठीक है, और हर किसी का जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर गिल्स बनते हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके एम्ब्रियो में गिल्स बनते हैं, और बट वो हमें वर्टिब्रेट्स की अडल्ट स्टेज में देखने को नहीं मिलते। ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं जो गिल्स थे वो फिश में थे, तो हमारे भी एम्ब्रियो के अंदर गिल्स बन रहे हैं। वॉन बेयर ने बोल दिया कि भाई देखो मैं दो स्टेजेस सेपरेट कर देता हूँ, एक तो एम्ब्रियो वाली और एक वर्टिब्रेट वाली। एम्ब्रियो के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो आगे जाके बनेगा या एडल्ट स्टेज में मिलेगा ही मिलेगा। ये एम्ब्रियो एक डिफरेंट स्टेज है, एडल्ट स्टेज एक डिफरेंट स्टेज है, दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते कि हाँ भाई ये स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है तो उसमें नहीं बनेगा। हो सकता है कि भाई एम्ब्रियो के अंदर वो स्ट्रक्चर यूजफुल हो या एम्ब्रियो के अंदर उसके कुछ काम हो या आगे ना हो, या ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने बोला कि बेसिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट सबका सेम होता है, आगे एम्ब्रियो उस हिसाब से डेवलप करता है जिस हिसाब से ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, तो छोटा सा प्रोपोजिशन था, छोटी सी बात थी जिसको यहाँ पे बताया गया था। नाउ अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है या ये इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं एस्पेक्ट है, ठीक है, जो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन को जरा बताता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी इज बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड मॉर्फोलॉजी जो है हमारा वो क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शो करता है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे, और जो एग्जिस्ट करते थे कब, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, या पहले जो बहुत एग्जिस्ट करते थे। अगर आज के ऑर्गन्स के आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करेंगे या एक्सटर्नल फीचर्स को कंपेयर करेंगे तो वो सिमिलैरिटीज दिखाएगा या डिफरेंसेस दिखाएगा कंपेयर टू दोज ऑर्गेनिजम्स जो बहुत साल पहले एग्जिस्ट करते थे। इस थ्योरी के अंदर या इस बात के अंदर बोला गया है। दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है हमारा होमोलोगस ऑर्गन्स, एक होता है हमारा एनालॉगस ऑर्गन्स। अब ये होमोलोगस और एनालॉगस है क्या, किस तरीके से एवोल्यूशन को मतलब कह सकते हैं सपोर्ट करता है या किस तरीके से बताता है कि भाई कहीं ना कहीं आपस में सारे के सारे कोरिलेटेड है। तो यहाँ पे इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, द ऑर्गन्स whose structure of origin is same but functionally different। ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम हो बट फंक्शनली डिफरेंट हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है मैन, चीता, व्हेल, बैट। अगर आप इन सबका स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैन के अंदर भी बोन्स ऑलमोस्ट सेम होती है जो चीता के हमें अंदर देखने को मिलती है। व्हेल की भी अगर आप बोन्स कंपेयर करेंगे तो आपको बोन्स जो है ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेंगी। अगर आप बैट की भी क्या कहते हैं बोन्स कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगी, या ओरिजिन इनका सेम होता है। तो यहाँ पे क्या है, सेम स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर और वी कैन से ओरिजिन है, ओके, स्लैश ओरिजिन है। लेकिन अगर हम बात करें मैन जो होते हैं अपने हाथों को किस लिए यूज करते हैं, चीजों को पकड़ने के लिए या करने के लिए। चीता जो होता है भागने के लिए यूज करता है। वेल्स जो होती हैं स्विम करने के लिए यूज करती हैं। बैट जो है फ्लाई करने के लिए यूज करता है। तो यहां पे फंक्शंस डिफरेंट है, फंक्शंस डिफरेंट है, फंक्शंस क्या है, डिफरेंट है। कहने का मतलब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि भाई देखो एक कॉमन कह सकते हैं हमारा पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है यहां पे, या एक कॉमन ओरिजिन है। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स अलग तरीके से बने, कुछ स्ट्रक्चर्स अलग तरीके से बने, कुछ या कह सकते हो थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं स्ट्रक्चर सिमिलर है बट कुछ का फंक्शन अलग है, कुछ का फंक्शन अलग है, कुछ का फंक्शन अलग है, कुछ का फंक्शन अलग है। तो ये जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एक कॉमन ओरिजिन। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल भी दे रखा है कि वेल्स, बैट, चीता एंड ह्यूमन सारे के सारे मैमल्स हैं, शेयर करते हैं सिमिलैरिटीज इन पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स। सो फोर लिम्स के जो बोन्स के पैटर्न होते हैं उसमें सिमिलरिटी इनकी सेम होती है। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस, हाथों में ह्यूमरस बोन है, रेडियस बोन है, अल्ना है, कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं, फैलेंजीज हैं। आप लोग
क्लास 11th के लोकोमोशन वाले चैप्टर में उसको पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। आपके हाथ की जो सबसे ऊपर वाली बोन होती है, ये वाली बोन, इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। फिर दो लंबी लंबी बोन्स होती है, यहाँ पे हमारी रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो थंब वाला या रिस्ट वाले पोर्शन में बोन्स होती है, उसको हम कहते हैं कार्पेल्स एंड मेटाकार्पेल्स। ये रिस्ट में होती है हमारी कार्पल्स, पाम में होती है मेटाकार्पल्स और उंगलियों में होती है हमारी फैलेंजीज। सेम स्ट्रक्चर हम लोगों को सब में देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे देखो, ये सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यू टू अडेप्टेशंस टू डिफरेंट नीड। सबका सेम स्ट्रक्चर है, बट अगेन क्योंकि डिफरेंट उसमें रहते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो मे बी अडेप्टेशन हुआ है अकॉर्डिंग टू नीड्स। अपना ह्यूमन जो है वो चीज़ों को पकड़ने वगैरह के लिए यूज़ करता है हाथों को, चीता फॉरेस्ट में भागने के लिए यूज़ करता है, वेल तो हमारी कंप्लीटली वाटर में रहती है, तो उसने उस स्ट्रक्चर को स्विमिंग के लिए यूज़ किया। एंड जो हमारे कह सकते हैं बैट थे, उन्होंने उसको फ्लाई करने के लिए यूज़ किया। सारे के सारे मैमल्स हैं, सभी क्या कहते हैं, सेम स्ट्रक्चर शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे एवोल्यूशन को हम कहते हैं, आगे मैंने लिखा होगा यहाँ पे, ये देखो, ऐसे एवोल्यूशन को हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, सेम स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। ऐसे एवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और ये रिप्रेजेंट करता है कॉमन एंसेस्ट्री। माना गया कि हाँ भाई देखो, इसको ऐसे भी मान के चलो कि हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, वो एक तरीके से अपराइट चलने लग गया, या एक ऑर्गेनिज्म था वो उसने हाथों को यूज करा किसके लिए, चीजों को पकड़ने के लिए। सो कह सकते हैं कि वो ह्यूमन बन गया। एक ऑर्गेनिज्म था, उसने हाथों को यूज करा भागने के लिए, तो कह सकते हैं वो चीता बन गया। एक ऑर्गेनिज्म था, वो पानी में चला गया, पानी में स्विम वगैरह, और ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ये ऐसे ही रैंडमली हुआ है, इट हैव टेकन मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो पानी में चला गया, सो उसके हाथ जो थे उसको स्विम करने में हेल्प कर रहे थे। एक जो था उसने फ्लाई करना या पेड़ों पे रहना शुरू करा, तो वहां से वो शायद फ्लाई करता होगा, तो उसके हाथों ने उड़ने में हेल्प कर दिया। कहने का मतलब सिंपल सी चीज है कि जब स्ट्रक्चर कॉमन है और फंक्शंस डिफरेंट है, तो हम ये कह सकते हैं ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको ऐसे भी समझिए कि मैं एक काम करता हूं, मैं 4 इंसान लेता हूं, ठीक है, 4 इंसान को मैं एक अलग अलग हैबिटेट में भेजता हूं। एक को मैं कहता हूं कि भाई देखो, तुम जमीन पे नहीं उतर सकते, जैसे तुम जमीन पे उतरोगे तुम मर जाओगे, तुम बस पेड़ पे रह सकते हो। तो पेड़ पे रहेगा वो, पेड़ पे रहेगा तो पेड़ पे चढ़ना सीख लेगा, तो उसके हाथों का और पैरों का क्या कहते हैं, मसल स्ट्रांग हो जाएगा। हो सकता है हाथों का स्ट्रक्चर ओवर द पीरियड कुछ अलग तरीके से हो जाए। एक इंसान को मैंने बोल दिया कि तुम पानी में रहोगे, पानी से बाहर नहीं आओगे, ठीक है, तो पानी में स्विम करता रहता है, वो पानी में जो चीजें मिलती हैं वो खाता रहता है। एक इंसान को मैंने बोल दिया कि तुम लैंड पे चलोगे नॉर्मली। 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं बोल सकता ना मैं किस इंसान को कि जाके उड़ो अभी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि अगर मैं उसको बोलूंगा उड़ो तो बेचारा गिर जाएगा, तो ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं, ठीक है। सो बेसिकली मैंने 3 सिचुएशंस में बांट दिया। अब क्या है कि जो फॉरेस्ट में जो पेड़ों में रह रहा है वो इंसान हो सकता है उसके हाथों की जो बोन्स होंगी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी या इस तरीके से होंगी कि वो पेड़ों पे क्लाइंब कर सके। जो वाटर में रह रहा है उसके मतलब कुछ हाथ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएंगे या इस तरीके से हो जाएंगे कि वो स्विम अच्छा कर सके। और जो नॉर्मल चल रहा है, अपना नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो अपने हाथों को नॉर्मल ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवर द पीरियड अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं कंडीशंस भी एवोल्यूशन होता है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि ये जो होमोलोगस एवोल्यूशन है या कह सकते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स जो हैं, ये इंडिकेट करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री, यानी इन सबका एंसेस्टर जो था वो कॉमन था, एंसेस्टर जो था यहाँ पे वो कॉमन था, ठीक है। अब उस कॉमन एंसेस्टर से अपने डिपेंडिंग ऑन दी फंक्शंस अलग अलग जो कह सकते हैं फंक्शंस के लिए ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, ठीक है। अलग अलग फंक्शंस यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिले, क्योंकि स्ट्रक्चर सबका सेम है। थोड़ा बहुत बेसिक कह सकते हैं डिफरेंस है, मतलब बोन्स की साइज वगैरह में, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे ह्यूमरस बहुत बड़ी है, यहाँ पे ह्यूमरस बहुत छोटा सा है, वहाँ पे ह्यूमरस बहुत पतला सा है, थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंस है। बट अगेन अरेंजमेंट जो है बोन्स का इट इज सेम इन ऑल द 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक कॉमन एंसेस्ट्री रिप्रेजेंट करी गई है इन मैमल्स के बीच में। चलो जी ठीक है, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। होमो का मतलब होता है सेम, लोगस मतलब स्ट्रक्चर, सो होमो मतलब सेम स्ट्रक्चर। हमेशा स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही इस वर्ड को याद रखोगे तो ही समझ में आएगा, वरना बच्चों को एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन रहती है। और एग्जामिनर्स का ये कहीं ना कहीं एक फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बारी रिपीट हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। सो बच्चे इसको नहीं बता पाते हैं, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ऐसा ना हो, ऐसा हो। तो अगर आप होमो के नाम से याद रखेंगे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे याद रखना है। होमो का मतलब सेम, सेम स्ट्रक्चर, लॉगस मतलब कह लो कि स्ट्रक्चर, तो सेम स्ट्रक्चर,
बट फंक्शंस कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। एनालॉगस मतलब एना का मतलब डिफरेंट, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बट उनके फंक्शन कैसे होंगे, सेम होंगे। तो अभी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कहाँ गया हमारा, एक मिनट रुको। अच्छा, ये भी देख सकते हो कुछ और होमोलोगस ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स हैं। वर्टिब्रेट्स के अगर आप हार्ट देखेंगे तो हार्ट में जो बेसिक अरेंजमेंट होता है या बेसिक चीजें जो होती हैं, चैम्बर्स और ब्लड वेसल्स, सब में सेम सेम है, ठीक है। बट थोड़ा बहुत देखोगे तो उसमें सिर्फ 2 चैम्बर हैं, इसमें 3 चैम्बर हैं। नंबर ऑफ चैम्बर्स बढ़ रहे हैं लेकिन सबका सर्कुलेशन सेम तरीके का होता है। तो वर्टिब्रेट्स के हार्ट भी एक तरीके के होमोलोगस ऑर्गन्स ही हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बेसिक सेम है लेकिन अलग अलग तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। किसी में सिंगल सर्कुलेशन है, किसी में डबल सर्कुलेशन है। आप लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं, 11th में ही पढ़ चुके हैं, फिश के अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। किसी में इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है, किसी में डबल सर्कुलेशन होता है, ओके। सो ये भी हमारा एग्जाम्पल है। अच्छा, अदर एग्जाम्पल्स क्या हैं, थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकर्बिटा। सो थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया, जो बोगेनविलिया के अंदर कांटे होते हैं, किससे बने हैं, एक्सिलरी बर्ड से बने हैं, एक्सिलरी बर्ड से बने हैं, ठीक है। जो क्यूकर्बिटा के अंदर टेंड्रिल्स बने हैं, ये भी एक्सिलरी बर्ड से बने हैं, एक्सिलरी बर्ड। वैसे तो आप लोगों को एक्सिलरी बर्ड पता होना चाहिए, बट अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं बेटा जी। ये मान लो स्टेम है हमारी, यहां से लीफ निकल रही है। सो ये जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं एक्साइल, ठीक है। इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एक्साइल। ये वाला पोर्शन होता है एक्साइल। तो यहां पे जो बर्ड होती है ना, उसको हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड, इसको हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड जो है इन केस ऑफ क्यूकर्बिटा क्या बना रही है, टेंड्रिल बना रही है। इन केस ऑफ बोगेनविलिया क्या बना रही है, थॉर्न्स बना रही है, कांटे बना रही है, ठीक है। तो वही बात हो गई कि सेम स्ट्रक्चर है, सॉरी सेम ओरिजिन है, बट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वो बना रहा है, या सेम ही जगह से ओरिजिनेट कर रहे हैं। ओरिजिन जो है सेम है, ठीक है। ओरिजिन जो है इसका कैसा है, सेम है, सेम ओरिजिन, लेकिन फंक्शंस कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। तो एक और बात याद रखनी है कि इन केस ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स हम लोग ओरिजिन भी देखते हैं कि ओरिजिन सेम है या नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ओरिजिन सेम है, चाहे स्ट्रक्चर देखने में थोड़ा अलग हो, बट ओरिजिन सेम है, फंक्शंस डिफरेंट है। तो होमो का मतलब सेम, लॉगस मतलब स्ट्रक्चर, सो सेम स्ट्रक्चर्स या सेम ओरिजिन, फंक्शन डिफरेंट। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए इन हमारा वो कहाँ गया यार, एनालॉगस कहाँ गायब हो गया भाई, आगे आएगा क्या, ओहो गड़बड़ हो गई यार ये तो। चलो एनालॉगस के बारे में मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूं, ठीक है। एनालॉगस के बारे में मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूं। एरेस क्यों नहीं हो रहा भाई, ठीक है। सो एनालॉगस में क्या है, एना का मतलब क्या होता है, एनालॉगस, एना का मतलब क्या है हमारा, बेसिकली डिफरेंट। एना मतलब डिफरेंट, लॉगस मतलब स्ट्रक्चर्स। सो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं आप, ठीक है। आप डिफरेंट ओरिजिन भी कह सकते हैं, डिफरेंट ओरिजिन भी यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं और डिफरेंट ओरिजिन होते हैं, ठीक है। बट वो सारे के सारे एक सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब मैं चाहूँ तो आप लोगों को इसको एग्जांपल अभी बता सकता हूँ, ठीक है। बट मुझे लगता है कि एक बार एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करना, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, बट फंक्शन जो है सेम होंगे। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ, रोना मत, ठीक है। पता चला बोलो कि भैया ने एग्जांपल नहीं दिया। विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ बर्ड, ठीक है। और आप कंपेयर करते हैं किसको, विंग्स ऑफ बैट, ठीक है। अगर आप कंपेयर करेंगे विंग्स ऑफ बर्ड को और विंग्स ऑफ बैट को, सो बर्ड के विंग्स थोड़े अलग तरीके से होते हैं, उसके अंदर बोन्स का अरेंजमेंट अलग तरीके से होता है। और विंग्स ऑफ बैट को अगर कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर बोन्स का अरेंजमेंट अलग होता है, ठीक है। लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों हेल्प करते हैं किसमें, दोनों हेल्प करते हैं फ्लाई करने में, दोनों हेल्प करते हैं किसमें, फ्लाई में, या कह सकते हैं फ्लाइट में, ठीक है। दोनों हेल्प करते हैं फ्लाइट में, उड़ने में। तो अब ये होता है हमारा एनालॉगस ऑर्गन्स, जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो बट फंक्शन सेम हो।
ये रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को उससे समझो कि यार जैसे मैंने 3 लोग जो बांटे थे, एक पेड़ पे था और एक नॉर्मल इंसान था और एक पानी में था। अब मैं अगर पेड़ वाले इंसान को और पानी वाले इंसान को भी नॉर्मल उसमें भेज दूं या उनको धीरे धीरे करके नॉर्मल कंडीशन में भेज दूं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे, हो सकता है, मैं कह रहा हूं आने वाले टाइम पे सब के सब एक जैसे हो जाएं, सब के सब एक जैसे हो जाएं, है ना। सो ये होता है हमारा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये क्या कहलाता है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, सो ये हमारा यहां पे मैं लिख देता हूं, दिस इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट क्यों? ग्राफ से देखिए या कह सकते हैं पैटर्न से देखिए, सबके सेम फंक्शन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर के सेम फंक्शन है, तो यहां पे कन्वर्ज कर रहा है। अगर मैं बोलूं स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4, तो सबका सेम फंक्शन है, तो कन्वर्ज ग्राफ बन रहा है हमारा। एक तरीके से सारे के सारे सेम फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोला है। या ये बोला गया है कि डिफरेंट ओरिजिन से बने हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली हो सकता है सारे के सारे आगे जाके एक जैसे हो जाए। ओके, इन केस ऑफ होमोलोगस क्या हो रहा था? इन केस ऑफ होमोलोगस यहाँ पे हमारा डाइवर्जेंट था। क्यों? क्योंकि सबका ओरिजिन कॉमन था, बट फंक्शन जो थे वो अलग अलग थे। ठीक है, यानी कि फंक्शन F1 मान लेते हैं, F1, F2, F3 और F4 फंक्शन सबके अलग अलग थे, तो सेम ओरिजिन से डिफरेंट फंक्शंस निकल रहे थे, उसको इसलिए डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोल दिया। होमोलोगस कॉमन एंसेस्ट्री रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो क्या एनालॉगस कॉमन एंसेस्ट्री रिप्रेजेंट करेगा? जी नहीं, एनालॉगस कॉमन एंसेस्ट्री रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, सो ये हमारा होमोलोगस और एनालॉगस में बेसिक डिफरेंसेस थे। आप लोग इसको आराम से लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे बोला गया है सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यू टू अडैप्टिव रेडिएशंस, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं अलॉन्ग, क्या कहते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं, सेम फंक्शंस ये डेवलप करते हैं अलॉन्ग सेम लाइन। ऐसे कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं मिला करके, बट मैं इसका नोट आप लोगों को दिखा दूंगा क्योंकि गलती से बीच में डिडक्ट हो गया एंड मुझे नहीं पता था क्यों, मतलब किस तरीके से, बट ठीक है, आई टेक केयर ऑफ इट। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक बार आप लोगों को होमोलोगस और एनालॉगस रिवाइज करवा दूंगा। नाउ कुछ बायोकेमिकल एविडेंसेस हैं, इसको भी जरा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है? इन द सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंट सिमिलर इन प्रोटीन्स एंड जीन्स। एक बार इसको देख लूँ मैं, यह थोड़ा सा ना मुश्किल दिक्कत हो गई है बीच में ना, मेरी स्लाइड्स मेरे को लग रहा है डिलीट हो गई है। ठीक है, सो कोई बात नहीं, इन टॉपिक्स को भी रहने देते हैं, ये एनालॉगस और बायोकेमिकल एविडेंस को रहने देते हैं। हम ना एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है किसका? एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन का, इंडस्ट्रियल मैनुअलिज्म। ये तो मतलब बेसिकली अभी का एग्जांपल है, आंखों देखा एग्जांपल है। सो इसके बारे में जरा हम समझ लेते हैं। ठीक है कि इंडस्ट्रियल मैनुअलिज्म में क्या हुआ था। प्लीज परेशान मत होना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में एनालॉगस वाला पोर्शन दिखा दूंगा एंड बायोकेमिकल एविडेंसेस जो हैं वो बता दूंगा मैं, प्लीज परेशान नहीं होना। अभी हमारा टॉपिक सेम ही चल रहा है, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, तो अब उसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं और एग्जांपल्स देख रहे हैं, तो उसको पहले कवर कर लेते हैं, बाद में हम आराम से उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो अब ये क्या बोला गया है इंडस्ट्रियल मैनुअलिज्म में, हम लोगों को क्या बोला गया पहले ध्यान से समझिए था क्या। इंडस्ट्रियल मैनुअलिज्म, हमारे 2 तरीके के मॉथ थे, एक था बिस्टन बेटुलारिया और एक था बिस्टन कार्बोनेरिया। ये जो मॉथ था बिस्टन बेटुलारिया ये व्हाइट कलर का था और ये था हमारा बिस्टन कार्बोनेरिया डार्क कलर। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों को साफ होता रहता है कभी कभी, कोई बात नहीं। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे साफ दिख रहा है, ये एक ब्लैक कलर का मॉथ है एंड एक व्हाइट कलर का मॉथ है। दिख रहे हैं 2 मॉथ, एक हमारा क्या है बिस्टन बेटुलारिया और बिस्टन कार्बोनेरिया। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या बात बोली गई है? Another interesting observation supporting evolution by natural selection comes from England. इंग्लैंड का एक केस है, हुआ क्या था? इन कलेक्शन ऑफ मॉथ्स मेड इन 1850s 1850 की बात है ये। क्या देखा गया 1850 और वी कैन से बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, यानी कि जब इंडस्ट्रीज वगैरह बन रही थी, देश में डेवलपमेंट हो रही थी, उससे पहले क्या देखा गया था? It was observed that there were more white-winged moths. व्हाइट वाला कौन सा था हमारा? व्हाइट वाला था बिस्टन बेटुलेरिया। अब इसको कैसे याद रखोगे? व्हाइट और क्या कहते हैं हमारा डार्क का नाम याद कैसे रखोगे? देखो बिस्टन कार्बोनेरिया हमारा डार्क कलर का था, कैसे याद रखोगे? कार्बन, कार्बन से बनता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पेंसिल ब्लैक कलर की होती है, तो वैसे आप याद रख सकते हैं, कार्बोनेरिया डार्क कलर का था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो हमारे
ट्रीज होते थे उनके ऊपर ज्यादातर व्हाइट कलर के मॉथ्स दिखते थे। क्यों दिखते थे? इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वर मोर व्हाइट विंग्ड मॉथ्स ऑन ट्रीज देन डार्क विंग्ड। ठीक है, और व्हाइट वाले मॉथ्स को हम मेलानाइज्ड मॉथ्स भी कहते हैं। ठीक है, व्हाइट वाले जो हमारे मॉथ्स होते हैं उसको हम मेलानाइज्ड मॉथ्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलानाइज्ड मॉथ्स भी कहते हैं। However, the collection carried out from same area after industrialization, जब सेम जगह से हम लोगों ने 1920 में कलेक्शन लिया मॉथ्स का, तो हमें यहां देखने को मिले ज्यादातर डार्क विंग्ड मॉथ देखने को मिले इन सेम एरिया। द प्रोपोर्शन वाज रिवर्स्ड। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हम लोगों को क्या देखने को मिला? हम लोगों को डार्क विंग्ड मॉथ देखने को मिले ज्यादा। ऐसा क्यों? सुनना मेरी बात ध्यान से एक बार फिर से, मैं इसको एक बार फिर से बोल रहा हूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले व्हाइट कलर का और वी कैन से मेलानाइज्ड मॉथ ज्यादा देखने को मिले 1850 के आसपास। जब सेम जगह पे सेम एरिया में 1920 या कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कलेक्शन किया गया मॉथ्स का, तो वहां पे डार्क विंग्ड मॉथ्स ज्यादा देखने को मिले। सवाल उठता है क्यों? ठीक है, चलो तो अब क्यों का जरा पता लगाते हैं। The explanation put forward for this observation was that predators will spot a moth against contrasting background. एक सिंपल सी चीज देखिए देखो, मैं आपको पहले इसको ब्रीफ में समझा देता हूं कि यहां पे पूरा लिखा क्या है, उसके बाद हम इसको रीड करेंगे। क्या है कि पहले ना पॉपुलेशन जो था, पॉपुलेशन कह रहा हूं सॉरी, पहले के टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले पॉल्यूशन बहुत कम था या ना के बराबर था। तो पॉल्यूशन बहुत कम था, एक ट्री था। ठीक है, ट्री के ऊपर लाइकेंस लगे होते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लाइकेंस जो होते हैं दे ग्रो ऑन ट्रीज, एंड लाइकेंस आर आल्सो अपने क्या पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। लाइकेंस जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? लाइकेंस आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। लाइकेंस ऐसी जगह पे ही ग्रो करते हैं जहां पे हमारा पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, और लाइकेंस क्या है क्या नहीं है ये आप लोग अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके चलो, तो लाइकेंस हमारे क्या होते हैं? पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। तो 1850 से पहले पेड़ों के ऊपर लाइकेंस ग्रो कर रहे थे क्योंकि पॉल्यूशन था नहीं। अच्छा, अब लाइकेंस भी कैसे कलर के होते हैं? यूजुअली व्हाइट कलर के होते हैं। अब ये व्हाइट कलर के होते हैं, ट्री के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, पूरे ट्री का बार्क जो था या पूरे ट्री की जो कह सकते हैं स्टेम जो थी वो व्हाइट कलर की हो गई। अब व्हाइट कलर के अंदर व्हाइट कलर का मॉथ देखना इज डिफिकल्ट, जाहिर सी बात है। लेकिन उसी व्हाइट कलर के ऊपर अगर कोई ब्लैक मॉथ बैठेगा तो बहुत ही इजीली उसको कोई भी आकर के प्रेडेटर देख लेगा, या कोई भी जो खाने वाली बर्ड होगी या कोई भी होगा, ठीक है, उसको आके देख लेगा एंड उसको खा जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। मैंने क्या बोला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले बिल्कुल भी पॉपुलेशन था नहीं। अब पॉपुलेशन नहीं था तो एक सिंपल सी बात ये होगी, ये कह सकते हैं ट्री के ऊपर लाइकेन ग्रो करे थे, ट्री का जो बार्क था इट वाज ऑफ वाइट कलर। अब व्हाइट कलर के ऊपर व्हाइट मॉथ दिखे नहीं, एंड ब्लैक वाले जब बैठते थे तो उसको प्रेडेटर खा जाते थे। ठीक है, शिकार करने वाले जो भी एनिमल्स थे जो भी थे खा जाते थे। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जैसे ही उस एरिया में पॉपुलेशन बढ़ा, तो पता नहीं क्यों पॉपुलेशन निकल रहा है बार बारी, जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ा, पॉल्यूशन बढ़ने से क्या हुआ कि वो जो कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पॉल्यूशन बढ़ा, उससे क्या हुआ कि जो ट्री था, अब क्योंकि लाइकेंस आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, तो सारे के सारे लाइकेंस हट गए ट्री से, ट्री अपना नॉर्मल कलर का हो गया। साथ ही साथ अब क्योंकि इंडस्ट्रीज हैं तो बहुत सारा कार्बन एमिशन होगा, तो कार्बन निकलने की वजह से जो कार्बन निकल रहा था वो ट्रीज के ऊपर थोड़ा बैठने लग गया, जिस वजह से ट्री का जो बार्क था अब वो एकदम अपोजिट कलर का हो गया। पहले व्हाइट कलर का था, अब वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया, तो ब्लैक कलर का हो गया। अब उस ट्री के बार्क के ऊपर ब्लैक वाले मॉथ दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसके ऊपर व्हाइट कलर के मॉथ दिखाई देंगे। ठीक है, सो यही रीजन था कि अब जो प्रेडेटर्स थे वो व्हाइट मॉथ को खा रहे थे और ब्लैक वाले मॉथ दिख नहीं रहे थे, एंड दिस वाज द रीजन। जो प्रोपोर्शन था ब्लैक और व्हाइट मॉथ्स का एकदम उल्टा हो गया था। ठीक है, मैंने जहां पे इमेज लगाई थी, कहां गई, एक मिनट को पीछे लगाई थी ना, ये देखो ये। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कुछ ऐसी हालत थी। यहां पे अगर आपको नहीं ध्यान से दिख रहा है तो मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं, दोनों पिक है मेरे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की। ये क्यों आ गया बाबा? ठीक है, यहां पे हमारे पास दोनों इमेजेस हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की और उसके बाद की भी। सो अगर आप ये वाला इमेज देखेंगे, सो ये जो ट्री है थोड़ा सा व्हाइटिश दिख रहा है क्योंकि इसके ऊपर लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं, एंड यहाँ पे देखो ये व्हाइट कलर का मॉथ है आप लोगों का। उम्मीद करते हैं यहाँ पे ये रेड एरो बनाए, ये देखो रेड एरो, ये व्हाइट कलर का मॉथ है, ये ब्लैक कलर का मॉथ है।
और व्हाइट कलर का मॉथ तो भाई बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा तो प्रेडेटर्स किसको खाएंगे? जाहिर सी बात है कि ब्लैक वाले मॉथ को खाएंगे, है ना। लेकिन ये थी 1850 की बात। अब ये है बात कब की? ये है बात 1920 के बाद की। उसी ट्री के ऊपर लाइकेंस हट गए हैं, थोड़ा बहुत कार्बन डिपॉजिट हो गया है, तो ये जो ट्री है उसके ऊपर अब व्हाइट वाले मॉथ तो बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं, लेकिन ब्लैक वाले मॉथ थोड़े से कम विजिबल हैं। तो प्रेडेटर आकर के किसको खाएगा? इसी को खाएगा। तो हो जाएगा ना अमाउंट रिवर्स्ड। यही बात इन्होंने यहां पे लिखी है। सो ये एक नेचुरल सिलेक्शन का अच्छा सा एग्जांपल था जो इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे एक बार इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? इसका जो कॉमन एक्सप्लेनेशन था या कॉमन बेसिक फंडा था इनका जो एक्सप्लेनेशन का, वो क्या था कि प्रेडेटर्स विल स्पॉट अ मॉथ अगेंस्ट द कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड। ठीक है। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द ट्री ट्रंक्स बिकम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड शूट्स। ठीक है। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड के बाद क्या हुआ? जो ट्री के ट्रंक थे यानी कि ट्री का जो तना था, ठीक है, इट बिकम्स डार्क। अंडर दिस कंडीशन व्हाइट विंग मॉथ्स जो थे वो कैसे हो गए? डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रेडेटर्स। ठीक है। और डार्क विंग्ड और मेलानाइज मॉथ सर्वाइव्ड। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था यार, मैंने गलत लिख दिया था, इसको जरा सही कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको जरा करेक्ट कर लेते हैं। बाय कंफ्यूजन ये गलत हो गया था, पर इसको जरा सही कर लेते हैं। सो डार्क जो होते हैं वो कैसे हैं? मेलानाइज्ड हैं। ठीक है, मेलानाइज्ड है। चलो अब चलते हैं आगे। व्हाइट वाले नॉन मेलानाइज्ड है। सो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर लाइकेंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले लाइकेंस जो थे व्हाइट कलर के, उन्होंने कवर कर लिया ट्रीज को। इन दैट बैकग्राउंड व्हाइट विंग मॉथ सर्वाइव्ड बट डार्क कलर मॉथ वर पिक्ड आउट बाय प्रेडेटर्स। ठीक है, सिंपल सी बात जो मैंने आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेन करी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है? डू यू नो दैट लाइकेंस कैन बी यूज्ड एज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो मैंने आपको बताया था कि लाइकेंस जो होते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर। दे विल नॉट ग्रो इन द एरियाज दैट आर पॉल्यूटेड। तो जहां पे पॉल्यूशन होगा वहां पे ग्रो नहीं करेंगे। हेंस मॉथ्स दैट वर एबल टू कैमोफ्लेज देमसेल्व्स। अपने जो मॉथ्स थे जो खुद को छुपा के रख सकते थे, जो खुद को हाइड करके रख सकते थे, ठीक है, जो बैकग्राउंड में छुप गए वो सर्वाइव करे, एंड बाकी जो थे हमारे वो मर गए। This understanding is supported by the fact that in areas where industrialization did not occur, example in rural areas, the count of melanic moth was low. ठीक है, so इसका एक और एविडेंस था उन एरियाज में जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, रूरल एरियाज में, तो वहां पे मिलानिक मॉथ, ठीक है, या कह सकते हैं वहां पे डार्क विंग्ड मॉथ जो थे हमारे, ठीक है, वो उनका नंबर कम था। डार्क विंग मॉथ जो थे उनका नंबर कम था। दिस शोड दैट इन मिक्स्ड पॉपुलेशन दोस कैन बेटर अडेप्टेड सर्वाइव करेंगे और इंक्रीज करेंगे इन पॉपुलेशन साइज। सो अगर किसी मिक्स पॉपुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मिक्स पॉपुलेशन के अंदर जो बेटर अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या करेगा? वो सर्वाइव करेगा और वो अच्छे से आगे बढ़ेगा। ठीक है, सो इन अ मिक्स पॉपुलेशन दोस दैट कैन बेटर अडेप्ट सर्वाइव और इंक्रीज करेंगे इन अ पॉपुलेशन साइज। ठीक है, नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। अच्छा एक बात याद रखनी है प्लीज, नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, ऐसा नहीं है कि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड की बात करें तो वहां पे ब्लैक मॉथ एक भी नहीं था, या ऐसा नहीं है कि अगर हम अब उसके बाद सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि प्री इंडस्ट्रियल पीरियड की अगर हम बात करें तो उसमें ब्लैक मॉथ एक भी नहीं था, या पोस्ट की अगर बात करें तो वहां पे व्हाइट मॉथ कोई भी नहीं था। सारी की सारी स्पीसीज खत्म नहीं होती हैं, दो चार रहती ही रहती हैं, थोड़ी बहुत रहती रहती हैं, सारे के सारे खत्म नहीं हो जाते हैं, कुछ ना कुछ रहते हैं ताकि जनरेशन थोड़ी आगे बढ़ती रहे। अगर ज्यादा सीवियर हो जाएगा तो खत्म हो सकते हैं, बट कुछ ना कुछ रहती रहती हैं। ठीक है, सो सिमिलरली यूज ऑफ ये वाला तो चलो अभी इसको आगे करवा दूंगा, बट इसको एक बार रीड कर ले, देख ले हमारा कुछ टॉपिक तो नहीं। हाँ चलो यही लास्ट पैराग्राफ है। सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा हैज ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज इन मच लेसर टाइम स्केल। सो अब जैसे किसानों भी क्या करते हैं, बहुत सारे हर्बिसाइड पेस्टिसाइड को यूज कर लेते हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, जो बैक्टीरियाज हैं और जो पेस्ट वगैरह हैं वो उसको खाते 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 इवॉल्व हो जाते हैं, दे बिकम रेजिस्टेंट टू इट। तो इस वजह से नई नई दवाइयां बनानी पड़ती हैं बार बारी। नाउ दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक्स। जैसे हम जिस चीज के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कभी कभी आप लोगों को बुखार हो रहा है, आप दवाई खाई जा रहे हैं, जैसा ट्यूबरक्लोसिस के केस में अगर आप लोग दवाई ले रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो बैक्टीरिया होता है ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, वो रेजिस्टेंट हो जाता है टू मेडिसिन, फिर उसको मिक्स दवाइयां हम लोगों को देनी पड़ती है। ठीक है, हेंस रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं आर अपीयरिंग इन अ टाइम स्केल ऑफ मंथ्स और ईयर्स, नॉट सेंचुरीज, क्योंकि वो छोटे हैं। देखो छोटे ऑर्गेनिजम्स के अंदर एवोल्यूशन ज्यादा होता है,
ये बैक्टीरिया, वायरसेस, इंसेक्ट्स वगैरह, इनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, और बैक्टीरिया की तो और भी छोटी होती है, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, सो उसके अंदर एवोल्यूशन जल्दी देखने को मिलता है। जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है, उसका एवोल्यूशन उतना ही स्लो होता है। ठीक है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है क्या? मैन मेड। ठीक है, सो ये मैन मेड एक्शन की वजह से सारे के सारे एवोल्यूशंस हुए हैं, सो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है। दिस ऑल्सो टेल्स अस द एवोल्यूशन इज नॉट डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, ये छोड़ दो, स्टोकेस्टिक प्रोसेस है बेस्ड ऑन द चांसेस ऑफ इवेंट। ठीक है, हाँ, तो ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। स्टोकेस्टिक मतलब कि जो ऊपर नीचे होता रहता है, वेरिएबल प्रोसेस है, और किसके ऊपर बेस्ड है? नेचर पे एंड चांसेस ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, डीएनए में चेंज आना या ये होना, उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आप लोगों को मैं एनालॉगस ऑर्गन्स और बायोकेमिकल एविडेंस फिर से करवाऊंगा, तो परेशान नहीं होना है। अभी आ जाते हैं हम लोग क्विज के ऊपर। क्विज का पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने, वो क्या है? विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब होमोलोगस स्ट्रक्चर्स? Organs with anatomical similarities but performing different functions. Organ with anatomical dissimilarities but performing same functions. Organs that have no function now. Organ disappearing only in embryonic stage and disappearing later in adult stage. Sorry, organs appearing in embryonic stage and disappearing later in adult stage. So कौन सा correct definition है for the homologous structures? होमो का मतलब क्या होता है? सेम। लॉगस मतलब स्ट्रक्चर्स। सो organs with anatomical similarities but not performing different functions, ठीक है, सो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोला है परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस। होमोलोगस ऑर्गन सेम फंक्शन नहीं करते हैं, इनका फंक्शन होता है, यहाँ पे नो फंक्शन कर दिया, और ये अडल्ट स्टेज में भी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है? फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स टू नंबर ऑफ स्पीसीज, स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, या नन ऑफ द अबव। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। सो डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस क्या था? सो अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस जो थी, इट वाज द रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट चॉइस होगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, उसके अंदर हम लोग एनालॉगस ऑर्गन्स आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी हमारे कुछ और एविडेंसेस हैं एग्जाम्पल्स एवोल्यूशन के, तो वो भी हम देखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, और एक हमारा वो है एडेप्टिव रेडिएशन एंड ऑल, वो भी हम देखेंगे। एनसीईआरटी के अंदर किस तरीके से चीज़ें करनी है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे लिख करके आना है उसका आंसर, इस चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स वाला सेशन अलग से एक्स्ट्रा करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है, तो बच्चों को क्वेश्चंस कैसे लिख के आने, क्या क्या लिख करके आना है, वो समझ नहीं आता, तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू सो मच।